गुड इवनिंग। आप सबों का पुनः एक बार स्वागत है इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच पे। आज का दिन हम लोग पुनः स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। तो आज पहले हम लोग कल 24 अप्रैल का हिस्ट्री ऑफ द डे देखेंगे और पुनः 25 अप्रैल आज का हिस्ट्री ऑफ द डे देखा जाएगा। तो कल के हिस्ट्री ऑफ द डे में हमने तीन महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला है कि कल था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे विशेष रूप से। पहले नीचे के दो चीजों के ऊपर चर्चा कर ली जाए। तो कल सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्मदिन भी था। इनका जन्म साल यदि आपसे हो सके तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म वर्ष क्या है। डेट तो 24 अप्रैल है ही। और तीसरी प्रमुख घटना कल के तारीख में थी कि कल राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि थी। 1974 में कल के ही दिन इनका देहांत हुआ था। तो इनके ऊपर दो महत्वपूर्ण जीके यह बनता है कि रश्मि रथी और उर्वशी दो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। प्राय परीक्षा में ही दोनों का जिक्र होता है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह दो पुस्तक लिखी गई है, रश्मि रथी और उर्वशी। आपके लिए आज का जो क्वेश्चन रहा है कि सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म वर्ष बताना है आपको। आज 25 अप्रैल में आज हमने केवल एक ही घटना को शामिल किया है और वह है आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। जैसे कि 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया था हम लोगों ने, तो आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जो 2008 से मनाया जाता है। और 2019 और 2020 आप याद रखेंगे, इन दोनों ही सालों का जो थीम है विश्व मलेरिया दिवस का, उन दोनों सालों का थीम एक ही है और वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो आप केवल ये चीज याद रखेंगे। इसके अलावा मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर दो सवाल आएगा मलेरिया को लेकर के। एक आता है कि मलेरिया का वाहक कौन है और दूसरा मलेरिया का कारक कौन है। आप इन दोनों में अंतर समझ लें। वाहक का मतलब होता है वेक्टर, VECTOR वेक्टर, और कारक का मतलब होता है फैक्टर। वाहक मतलब होता है रोगों को फैलाने वाला, यानी वह माध्यम जिससे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है उसे वाहक कहा जाता है। याद रखें, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। और कारक अर्थात फैक्टर का मतलब होता है कि जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, जिससे रोग उत्पन्न होता है। तो जिसके कारण रोग होगा उसे कारक कहा जाता है, और जिसके जो उस रोग को फैलाता है उसे वाहक या वेक्टर कहा जाता है। यह बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। अर्थात रोगों को फैलाने वाले को कारक और रोगों को उत्पन्न करने वाले को रोगों को फैलाने वाले को वाहक और रोगों को उत्पन्न करने वाले को कारक कहा जाता है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि मलेरिया का वाहक किसे कहा जाता है और मलेरिया का कारक किसे कहा जाता है। अब खास तौर पर हमारा चर्चा थोड़ा सिमट जाएगा आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को लेकर के। मूलतः राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है, एक संविधान में संशोधन किया गया था 73वां, जो 1992 में लाया गया था, और 93 में यह राष्ट्रपति के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। और 24 अप्रैल 1993 याद रखेंगे, इस दिन से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को वैधानिक दर्जा दे दिया गया था, और इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पूछेगा आपसे कि 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो बताना है ग्राम पंचायत से है। ग्राम पंचायत से है। यह कब किया गया, तो 92 और 93 बता। 92 में संसद में लाया गया था और 93 में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया, और इसे 24 अप्रैल के दिन से लागू कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के ही बाद याद रखेंगे, संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ा गया था।
और वह था 11वीं अनुसूची। तो आपसे पूछ ले कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 92-93। किस संशोधन के बाद जोड़ा गया, तो 73rd अमेंडमेंट बताना है। और 11वीं अनुसूची में क्या है, तो ग्राम पंचायत की चर्चा है। और 11वीं अनुसूची को जोड़कर याद रखेंगे कि 29 विषय 29 विषयों को ग्राम पंचायत के अंतर्गत रखा गया है। यह भी पूछा गया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत या 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए, तो 29 विषय दिए गए हैं। यही महत्वपूर्ण जीके होगा। इसके अलावा चाहे हम कुछ और ऐड करना, तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो होती है वो लॉर्ड रिपन को एक शब्द आएगा स्थानीय स्वशासन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे या पिता पूछे तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिन्होंने 1780 से 1784 तक इनका कार्यकाल रहा है भारत में वायसराय के तौर पर या गवर्नर जनरल के तौर पर, आप याद रखेंगे, गवर्नर जनरल के तौर पर। तो इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद आजादी के 10वें साल पर याद रखेंगे, 10वें साल का मतलब होता है 47-10-57। आजादी के 10वें साल पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और इसी समिति के आधार पर 2 वर्षों के पश्चात गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला होगा, याद रखेंगे, इसे नागौर जिला कहा जाता है। तो राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी के जन्मदिन पर ही भारत में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। किस समिति की सलाह पर, तो बलवंत राय मेहता समिति की सलाह पर। और यह समिति याद रखेंगे आप त्रिस्तरीय समिति थी, अर्थात ग्रामीण लेवल पर, प्रखंड लेवल पर और जिला लेवल पर यह काम करती थी। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का सूत्रपात बलवंत राय मेहता समिति के सलाह पर 1959 से किया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला राज्य तो राजस्थान था जहां पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो भारत का दूसरा राज्य कौन सा है जहां पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, आप ऐसा बताएंगे कमेंट करके। एक दूसरी समिति भी आप याद रखेंगे कि आजादी के 10वें साल पर बलवंत राय और आजादी के 30वें साल पर 1977 में एक अशोक मेहता समिति आई थी, अशोक मेहता समिति। और यह समिति द्विस्तरीय थी, याद रखेंगे आप लोग। और इसने जो भी सुझाव दिए सरकार को, सरकार ने इस सुझाव को लागू नहीं किया था, यह भी आप याद रखेंगे। तो मुख्य रूप से पूछेगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, 57 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की देन है, बलवंत राय मेहता समिति की देन है। और यदि एक सवाल पूछ ले कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सिद्धांत का नाम होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, याद रखेंगे आप लोग। सवाल में अगर पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन 1 में था विकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी में दिया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यदि ऐसा ऑप्शन रहे तो आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जवाब करना होगा। तो एक बार हम नजर दौड़ा ले पुनः फिर से कि पंचायती राज दिवस इसलिए मनाया जाता है क्यों कि 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को, इसके 4 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हुआ था 20 अप्रैल को, और 4 दिन बाद 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। और इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस संशोधन के पश्चात संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ा गया जिसे 11वीं अनुसूची कहा जाता है। इस 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को दिया गया जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं।
ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यदि पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1780 से 1784 है। लॉर्ड लिटन के जस्ट बाद ये आए हैं। आजादी के 10वें साल पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया और इन्हीं के सुझाव पर देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी, चूंकि गांधी जी का ऐसा विचार था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, इसलिए गांव का बिना विकास किए भारत का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत की शुरुआत याद करेंगे गांधी के जन्मदिन पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आजादी के 30वें साल पर याद रखेंगे 77, ये ऐसे भी याद रहेगा क्योंकि ये पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आई थी, याद रखेंगे आप। तो 1977 में ही अशोक मेहता समिति का गठन किया गया जो द्विस्तरीय हुआ करती थी, लेकिन इसके सुझावों को सरकार ने नहीं माना। आज आपसे 2 सवाल पूछा गया था, एक सचिन तेंदुलकर का जन्म वर्ष और दूसरा सवाल पूछा गया आपसे, दूसरा एक सवाल यह पूछा गया था कि मलेरिया का वाहक और कारक क्या है। तो अब कमेंट देखें आप लोगों का कि कमेंट में आप लोगों ने क्या क्या जवाब दिया है। रुक्मिनी भी आ गई है, रुक्मिनी का जवाब भी सही आ गया है, रमन का भी सही है, रमन रिपन का कार्यकाल बता रहे हैं, सोनी कुमारी सही आंसर, कुमार हिमांशु का भी आंसर सही आ गया, वाह। अमन जायसवाल का भी सही है, सोनू सिंह, एम राजवीर जी, सुल्तान खान वेक्टर बता रहे हैं, ठीक है सुल्तान जी, और फैक्टर, बहुत अच्छा। चलिए जवाब आप लोग का अभी तक नहीं आया कि सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म वर्ष, ये परीक्षा में बिल्कुल नहीं पूछेगा, किंतु मेरे पूछने का एक कारण है। तो आप लोग सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म वर्ष बताएं, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि मलेरिया का वाहक और मलेरिया का कारक क्या होता है। वाहक के तौर पर समझा दिया गया है कि रोगों को फैलाने वाले को वेक्टर या वाहक कहा जाता है, और जिससे रोग उत्पन्न होता है उसे कारक या फैक्टर कहा जाता है। चलिए अभी पांडे भी जुड़ गए हैं। सुल्तान जी आपका तो जवाब सही नहीं है, दुर्गेश जी का वेक्टर आ रहा है। बहुतों के बीच यही एक समस्या होती है कि हम वेक्टर और फैक्टर को नहीं पहचान पाते हैं और इसके चलते परीक्षा में मिस कर जाते हैं। चलिए समझा दे रहे हैं आपको, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करें हम लोग। याद रखेंगे कि जो वाहक है वो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम है। यदि प्लाज्मोडियम याद नहीं रहे तो केवल प्रोटोजोआ से भी काम चल जाएगा, याद करेंगे आप लोग। तो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, याद रखेंगे। तो प्रोटोजोआ समूह का एक जीव है प्लाज्मोडियम, उसी प्लाज्मोडियम को मलेरिया का कारक या फैक्टर कहा जाता है। और मलेरिया रोग को जो फैलाने वाला होता है उसे एक मच्छर होता है और उस मच्छर का नाम है मादा एनोफेलिज मच्छर, मादा एनोफेलिज मच्छर। तो उम्मीद है कि आज के बाद से ये आप लोग वाहक और कारक के मध्य अंतर को समझेंगे कि वाहक क्या होता है और कारक क्या होता है। वैसे जो प्रोटोजोआ से कुछ रोग होने वाला है उसका एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग याद कर लेंगे तो शायद प्रोटोजोआ से होने वाला रोग ही आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो हम शायद इस इलाके को साफ कर लेते हैं पहले। एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, ट्रिक है
काला, पाया, मले, पेची, निंद्रा। बस यही 5 रोग आपसे पूछेगा परीक्षा में कि प्रोटोजोआ से होने वाले 5 रोगों को बताएं। तो मुख्यतः इन्हीं 5 रोगों के ऊपर सवाल पूछा भी जाता है। अब काला का मतलब आपको पता होगा, तो काला का मतलब हो गया काला जार। यदि पूछे काला जार का कारक क्या है तो प्रोटोजोआ। पाया का मतलब होता है पायरिया। पायरिया किससे होता है तो बताना है क्या, प्रोटोजोआ से। मले से तो हम देख ही रहे आज का मलेरिया। पेची मतलब पेचिस होता है, डिसेंट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो पेचिस भी किससे होगा तो प्रोटोजोआ से होगा। और लास्ट में है निंद्रा, इसका पूरा नाम है निंद्रालु बीमारी। निंद्रालु बीमारी, इसे इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। तो पूछे कि स्लीपिंग सिकनेस का कारक क्या है तो आपको बताना है प्रोटोजोआ। ये सारे याद रखेंगे, सारे के सारे कारक हैं। अर्थात कालाजार का कारक क्या है प्रोटोजोआ। पायरिया का पूछेगा कारक क्या है तो प्रोटोजोआ। इसमें 2 चीज आप याद रखेंगे कि कालाजार का एक वाहक आपसे पूछ लेता है कि कालाजार का वाहक क्या है, और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है मलेरिया का वाहक, और एक होता है आपसे ये निंद्रालु का वाहक। इन्हीं 3 का वाहक मुख्य तौर पर परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। तो याद कर लेंगे आज आप कि कालाजार का जो वाहक होता है इसे कहते हैं सैंड फ्लाई, इंग्लिश में बलुआ मक्खी। तो अर्थात प्रोटोजोआ क्या हुआ तो कालाजार का प्रोटोजोआ हो गया कारक, और यदि पूछेगा वाहक क्या है तो सैंड फ्लाई या बलुआ मक्खी। मलेरिया का पूछेगा कि कारक क्या है तो प्रोटोजोआ, और वाहक पूछेगा तो मलेरिया का वाहक क्या हो जाएगा, यहां लिखा गया है मादा एनोफेलिस मच्छर हो जाएगा। और निंद्रालु बीमारी का पूछेगा आपसे कि इसका कारक क्या है तो कारक प्रोटोजोआ होगा, और वाहक पूछे तो बताना है आपको सीसी मक्खी। TSEC और TSEC बोलते हैं, सीसी फ्लाई, हिंदी में सी मक्खी। तो प्रोटोजोआ से होने वाले इन्हीं 5 रोगों के ऊपर आप याद करेंगे, याद रखेंगे कि इनका वाहक और कारक क्या है। अब आपका कमेंट देख लें कि आंसर सचिन रमेश तेंदुलकर का आंसर आपका आया या नहीं है। पेचिस अमन का आ गया है, और किसी का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए हम ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म वर्ष आप याद रखिएगा 1973। 1973 को इसलिए हमने पूछा आपसे कि इसी के बहाने एक याद हो जाएगा। तो भारत में बाघों को बचाने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 1973 में ही, और उसको नाम दिया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, TIG या टाइगर प्रोजेक्ट। यदि आपसे पूछे कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में बाघों को बचाने के लिए कब प्रारंभ किया गया तो वही वर्ष होगा जो सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म साल होगा। यदि 1973 में एक और घटना याद कर ले तो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रारंभ कब हुआ था याद रखिएगा, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। किसका, वुमेन का, महिलाओं का। तो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों के क्रिकेट वर्ल्ड कप से 2 साल पहले ही हो गया था। तो पुरुषों का कब स्टार्ट हुआ था तो 1975 में पुरुषों का क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, तो महिलाओं का 73 में ही स्टार्ट हो गया था। तो इतना सारा जीके केवल हिस्ट्री ऑफ द डे के सहारे हम लोगों ने सीखा। एक और चीज यहां बता देना चाहूंगा आपको कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी पूछ दिया गया कि ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल। यदि आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे तो नहीं पूछा गया कभी कि नगर पालिका दिवस कब मनाया जाता है तो क्या जवाब होगा आपका, तो नगर पालिका को लेकर के बता दे रहे हैं। तो संविधान में ये 74वां संशोधन भी हुआ था, उसका भी वर्ष
73वां का भी वर्ष वही था 92 93, और 74वां संविधान भी 92 93 में ही हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। और यह 1 जून 1993 या 1993 से इसे लागू कर दिया गया था। तो 24 अप्रैल से लागू हुआ था 73rd अमेंडमेंट, अर्थात ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। पूछे कि कब से लागू किया गया, तो 1 जून 1993 से लागू किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगर पालिका दिवस 1 जून को हो सकता है, वैसे है नहीं, ऐसा पूछा नहीं गया है। अब आपसे सवाल इससे और क्या जी के निकलेगा कि 74वें संविधान संशोधन कब किया गया, तो 92 93। यह कब से लागू हुआ, 1 जून 1993। और इसका क्या परिणाम हुआ, तो याद रखेंगे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो अनुसूची जोड़ी गई थी उस अनुसूची का नाम है अनुसूची 12। आज वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची ही है, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो किसके तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें ग्राम पंचायत की चर्चा है, और 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पंचायत की चर्चा, याद रखेंगे आप लोग, नगर पंचायत की चर्चा है। और इसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो याद रखेंगे इसमें 18 विषय दिए गए हैं और ग्राम पंचायत में कुल 29 विषयों को रखा गया था। तो यह 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा में। ये याद रखें कि जब यह पास किया गया था तो उस वक्त देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। और 93 याद रहेगा, तो 93 94 में ही देश में सर्विस टैक्स की शुरुआत भी हुई थी 1993 94 में। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र हम लोगों ने आज हिस्ट्री ऑफ द डे के सहारे किया, जिसमें 24 अप्रैल और 25 अप्रैल के प्रमुख घटनाओं के जरिए कुछ जीके को सीखने का प्रयास किया। अब हम लोग चलेंगे पॉलिटी की तरफ। जैसा कि पॉलिटी में हम लोग का चल रहा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1858 और 1861 का अधिनियम के ऊपर चर्चा हम लोगों ने की थी। इसमें ध्यान रखेंगे कि 1858 का जो अधिनियम था इसे नाम दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। और आपको बता दिया गया था कि सिपाही विद्रोह के बाद 1857 के बाद जो भी अधिनियम आएगा उन सारे अधिनियमों का केवल 2 ही नाम हुआ करेगा, या तो भारत सरकार अधिनियम हुआ करेगा या भारतीय परिषद अधिनियम हुआ करेगा। यदि भारत सरकार के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई अधिनियम पास होगा इंग्लैंड की संसद में, तो उसका नाम पड़ेगा भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1858 का प्रमुख है। और वायसराय या भारत सचिव के कार्यकारिणी के लोगों को, जिन्हें कि भारत परिषद कहा जाता था, यदि उन भारत परिषद में कुछ सुधार के लिए कोई भी अधिनियम लाया जाएगा तो उसका नाम होगा भारतीय परिषद अधिनियम। तो जैसा कि 1861 का नाम है भारतीय परिषद अधिनियम, और 1861 के बाद भी एक अधिनियम लाया गया था 1873 में। यदि यह याद ना आए तो आप याद कर लेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए आप इसे कनेक्ट कर लेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के ठीक 100 साल बाद एक अधिनियम लाया गया था 1873 में भी, और इसके 3 साल बाद पुनः एक अधिनियम आएगा 1876 में। तो आज मुख्यतः हम लोग पहले इन्हीं 2 अधिनियमों की चर्चा करेंगे और पुनः आगे याद रखेंगे एक और अधिनियम होगा और उसका नाम होगा 1892 का अधिनियम। आज मुख्य रूप से हम लोग 1873, 1876 और 1892 की अधिनियमों की चर्चा की जाएगी। आप इसे जरूर याद रखें कि भारत सरकार अधिनियम कब होगा और भारतीय परिषद अधिनियम कब कहा जाएगा। जो 1858 में लाया गया, तो यहां चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के पश्चात यह लाया गया, तो इसे नाम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो भारत में यह शासन परिवर्तन के लिए अधिनियम था। 1861 का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट।
तो ठीक इसी तरह याद रखेंगे कि 1892 का भी नाम होगा इंडियन काउंसिल एक्ट, अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम। ये 1861 याद रखिएगा। भारत में बजट पहली बार लागू किया गया था 1861 में ही, और इसी के 2 साल बाद विवेकानंद का जन्म होगा 1863 में। और जैसा कि बताया गया था कि सिपाही विद्रोह से 6 साल बड़े थे विवेकानंद, और विवेकानंद से 6 साल बड़े थे महात्मा गांधी। तो ऐसा कनेक्ट करके आप याद कर लेंगे। तो 1861 में जैसा देखा गया था कि भारतीयों को पहली बार परिषद में शामिल किया गया, और कानून निर्माण में भारतीयों को प्रमुखता दी गई थी। क्यों? कि सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि जब तक हम भारतीयों का सहयोग नहीं लेंगे तो भारत में हम शासन नहीं कर सकते हैं। और इसी आधार पर 58 के भारत सरकार अधिनियम के ठीक 3 साल बाद ही उन लोगों ने एक अधिनियम लाया और इसमें भारतीयों को प्रमुखता से जगह दी, किंतु वह स्थान नहीं मिल पाया जो हमें चाहिए था। तो इसी को पूरा करने के लिए याद रखेंगे 92 का अधिनियम लाया गया था, ताकि भारतीयों को खुश रखा जा सके। बट इसके पीछे को इसके कॉन्सेप्ट को समझने के पहले 1873 के एक्ट को हम समझेंगे। तो 1873 का जो एक्ट लाया गया था, इसका मूल कारण था कि इस एक्ट के जरिए यह कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भारत में समाप्त किया जा सकता है। यह याद रखेंगे कि 57 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। तो 1873 के एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और इसी के एवज में याद रखेंगे आप लोग 1884 जनवरी का महीना होगा, 1884 में इस कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। यदि साल याद नहीं रहे तो पुनः लिंक का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। तो 84 के जस्ट 1 साल बाद देखेंगे आप कांग्रेस की स्थापना होगी। तो कांग्रेस की स्थापना के ठीक 1 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ये 73 का एक्ट याद रखेंगे। और 1876 में याद रखिए, इसका नाम है शाही उपाधि अधिनियम, अर्थात इस अधिनियम के पश्चात याद रखेंगे कि 28 अप्रैल 1876 को 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की जो महारानी थी, तो ब्रिटेन की महारानी को भारत का महारानी घोषित किया गया था, याद रखेंगे इस अधिनियम के द्वारा। और आपसे पिछले क्लास में एक सवाल पूछा गया था कि 1876 में जो शाही उपाधि अधिनियम के पश्चात महारानी को भारत की महारानी घोषित किया जाएगा, तो इस वक्त महारानी का नाम आपको बताना था कि 1876 के बाद महारानी कौन थी। और दूसरा पूछा गया था कि 1851 के समय इंग्लैंड का पीएम, एक तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यह सवाल था, जो लॉर्ड पामस्टन थे। जब 1858 का अधिनियम पारित हुआ था, उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताना था। और यदि पूछा जाए तो सिपाही विद्रोह के समय 1858 के अधिनियम के समय, क्योंकि 58 में याद होगा, तो 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र भी पढ़ा गया था। तो किस महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया, यहां महारानी का नाम बताना है। सिपाही विद्रोह के वक्त महारानी कौन थी, उनका नाम बताना है। और शाही उपाधि अधिनियम के समय ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था, आपको बताना है। 1892 के टाइम पूछ ले ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था, तो बताना है। तो ऐसे करके जब अलग अलग सबका आंसर ढूंढने लगेंगे तो बहुत सारा आंसर मिलेगा हमें, और हम परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होगा जो हम बता देंगे। पहले देखें कि क्या आप लोग का जवाब आ रहा है। अंजलि का तो आंसर सही है, रुक्मिणी का सही नहीं है, टाइगर प्रोजेक्ट सही है, मन आपका, राम शंभू, चलिए अमन कुमार चौरसिया 93 नहीं, रुक्मिणी का आंसर आ गया है।
तो ऐसे ही सवाल को याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल बहुत बार गवर्नर जनरल और वायसराय को लेकर के पूछ लेता है। तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि 1837 से लेकर 1901 तक 1837 याद होगा तो अकबर द्वितीय का समय याद रखेगा, ये लास्ट हुआ था। तो 1837 से लेकर 1901 तक याद रखेंगे। इंग्लैंड की महारानी का नाम था महारानी विक्टोरिया। तो इतना सा छोटा सा काम यदि याद हो जाता कि 37 से 1901 तक महारानी विक्टोरिया ही रही है इंग्लैंड की महारानी, तो फिर आपसे 18 सिपाही विद्रोह के वक्त पूछे या 1858 के वक्त पूछे। एम राजवीर जी का भी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। अंजलि चौबे का है 1877 महारानी थी विक्टोरिया। रमन जी का भी आंसर सही आ रहा है। 1776 कैसे पहुंच गया? 100 साल पीछे इतिहास में जाना बहुत आसान है हमारे लिए। अब रमन जी का ठीक हो गया है, 100 साल आगे आ गए हैं रमन जी। और भी लोग जवाब दें। चलिए बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा कि 1837 से 1901 में आपसे सिपाही विद्रोह के वक्त पूछे, 58 के अधिनियम के वक्त पूछे, 1861 पूछे, 1873 के अधिनियम के समय पूछे, या शाही उपाधि अधिनियम के वक्त पूछे, या 1892 कुछ भी पूछ ले, क्योंकि इतने दिनों तक ये याद रखेंगे और बहुत लंबा समय है, यह लगभग 64 सालों का समय है। और ऐसा माना जाता था कि उस वक्त महारानी विक्टोरिया सबसे लंबे समय तक इंग्लैंड की महारानी रहने का रिकॉर्ड इनके ही नाम था। तो यदि आपसे एक सवाल पुनः यह बन बैठता है कि इंग्लैंड के सबसे लंबे समय तक रहने वाली महारानी का नाम बता सकते हैं आप लोग, तो कमेंट करके बताएं कि इंग्लैंड में सर्वाधिक समय तक रहने वाली महारानी का नाम क्या है। फिलहाल तो महारानी विक्टोरिया 64 ईयर्स तक रही हुई है। चलिए, तो 1876 में शाही उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। और यहीं से एक प्रमुख जी के निकल बैठता है कि 1876 जब अधिनियम लाया गया था तो इस वक्त इंडिया में गवर्नर जनरल भी चेंज हुआ था, और 1876 में एक गवर्नर आए थे जिनका नाम था लॉर्ड लीटन, जिनका कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि लॉर्ड रिपन थे जिनका कार्यकाल था 1880 से 1884। आप गौर से देखेंगे तो इनका कार्यकाल भी 4 सालों का है और इनका कार्यकाल भी 4 सालों का है। यदि भारत में जितने भी बुरे काम होंगे बैड, तो बुरे कामों के लिए लिटन प्रसिद्ध है, और जितना भी अच्छा काम होगा हम भारतीयों के नजर से उसके लिए लॉर्ड रिपन जो होंगे वो जिम्मेदार होंगे। चाहे वो इल्बर्ट बिल होगा या आर्म्स एक्ट का वापस लेना होगा, जो भी होगा रिपन के टाइम में होगा। और यदि लॉर्ड लिटन के द्वारा देखा जाएगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने के लिए फेमस रहेंगे। तो यहाँ से शाही उपाधि अधिनियम से यहाँ पर 3 प्रमुख जीके निकलेगा जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बट उसके पहले 1892 का अधिनियम समझ लिया जाए थोड़ा। 1892 का जो अधिनियम लाया गया था, इस अधिनियम में मुख्यतः 3 या 4 बातों का ही हम लोग जिक्र करेंगे। में सबसे प्रमुख यह कहा गया कि चूंकि भारतीयों का सहयोग बहुत ही जरूरी है, तो याद रखेंगे कि 1892 में 2 कॉन्सेप्ट यहां पर आप याद रखेंगे आप लोग, एक CLC और एक होगा PLC। CLC का मतलब होता है केंद्रीय विधान परिषद, और PLC का मतलब होता है प्रांतीय विधान परिषद। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, लेजिस्लेटिव मतलब विधान, और काउंसिल मतलब परिषद। और उस वक्त राज्यों को प्रांत कहा जाता था और इसे प्रोविंस कहते थे। तो PLC का फुल फॉर्म हो गया
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रांतीय विधान परिषद। अर्थात उस वक्त जैसा कि आपको पता है कि 1861 के अधिनियम से एक कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको विकेंद्रीकरण का, कि 18 और इसके पहले और जाएंगे तो 1773 और 1833, यह दो ऐसा अधिनियम था जो केंद्रीयकरण के लिए जाना जाता है। इसमें केंद्रीयकरण स्टार्ट किया गया था और इसमें केंद्रीयकरण चरम पर पहुंचा दिया गया था, किंतु 1861 से विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। उस वक्त लॉर्ड कैनिंग थे। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में विकेंद्रीकरण के लिए किस गवर्नर को जाना जाता है तो लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग पर इजीली 3 जी के बन जाता है कि सिपाही विद्रोह के वक्त भारत का गवर्नर कौन, लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के समय लॉर्ड पूछे कौन, लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया, लॉर्ड कैनिंग। और 1861 के अधिनियम के समय गवर्नर पूछ दे तभी लॉर्ड कैनिंग। और भारत में विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने स्टार्ट किया, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है 1856 से 1861। तो लॉर्ड कैनिंग के ऊपर इतना जीके आपको मिल जाएगा। अब तो इसमें 1892 में याद रखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर भी कानून बनाने वाली एक परिषद हुआ करती थी जिसे विधान परिषद कहते थे, और प्रांत में भी हुआ करता था। तो केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में कहा गया कि अब 2 वर्ड आप याद रखेंगे, एक ऑफिशियल और एक था नॉन ऑफिशियल मेंबर अर्थात सदस्य। इसको कहा जाता है सरकारी या शासकीय कहिए, और इसे गैर सरकारी या गैर शासकीय कहिए। तो सरकारी का आम मतलब हो गया अंग्रेज, याद रखेंगे आप लोग, और नॉन ऑफिशियल का आम मतलब हो गया भारतीय। तो इस अधिनियम में कहा गया क्योंकि भारतीयों का सहयोग हमें चाहिए, इसलिए कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद हो या प्रांतीय विधान परिषद हो, दोनों ही परिषदों में नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ाई जाएगी। अर्थात इनडायरेक्ट में कहा जाए तो भारतीयों की संख्या इसमें और बढ़ाई जाएगी। 1861 में कहा गया था कि भारतीयों को पहली बार विधि निर्माण में, कानून बनाने में शामिल किया गया था, किंतु इनके शक्तियों को लिमिटेड रखा गया था। 92 में याद रखेंगे कि केंद्र और राज्य प्रांत में दोनों ही जगहों नॉन ऑफिशियल अर्थात गैर सरकारी या गैर शासकीय लोगों अर्थात भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना 1892 की प्रमुख विशेषता है। एक दूसरी विशेषता इसकी होगी 92 की, आपको याद होगा तो चार्टर एक्ट एक लाया गया था, चार्टर एक्ट 1853, जो अब तक का अंतिम चार्टर एक्ट था जब रेलवे की शुरुआत हुई थी भारत में। तो इस चार्टर एक्ट में आपको याद होगा तो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस कि कहा गया था कि कर्मचारियों की या सिविल सेवकों की जो भर्ती हुआ करेगी अब वो परीक्षा के आधार पर, और यह परीक्षा कहां लिया जाएगा तो यह परीक्षा लंदन में लिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। इस अधिनियम के पश्चात अंग्रेजों ने इस बात पर राजी हुआ कि अब परीक्षा लंदन में भी होगी, अर्थात कहा जाए तो इंग्लैंड में भी इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम होगा वो इंग्लैंड में भी हुआ करेगा और भारत में भी हुआ करेगा। ये 2 प्रमुख विशेषता 1892 की हुई। अर्थात याद रखेंगे यहां पे कि भारतीयों का सहयोग, इसका मुख्य आधार यही होगा, भारतीयों का सहयोग लेना। और भारतीयों के सहयोग के आधार पर सबसे पहला क्या क्यों लोगों ने तो सीएलसी केंद्रीय विधान परिषद और पीएलसी में भारतीयों की संख्या बढ़ाने पर राजी हुए। दूसरा आईसीएस का जो परीक्षा होगा अब वो केवल इंग्लैंड में नहीं बल्कि भारत में भी होगा। तीसरा बजट पर बहस कि जो भारतीयों को अब यह पावर दे दिया गया कि भारतीय भी अब जो अंग्रेजों के द्वारा बजट पास होगा उसके ऊपर अब यह बहस कर सकते हैं और प्लस प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, अर्थात
केवल जो भी प्रश्न पूछेंगे तो उसके लिए पहले ये अनुमति ले लेंगे और तभी प्रश्न पूछ सकते हैं ये। तो भारतीयों को लिमिटेड ही लेकिन बजट के ऊपर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया ताकि फिर मामला क्या होगा, भारतीयों का सहयोग लिया जा सके। और चतुर्थ जो मुद्दा होगा, वैसे तो इस अधिनियम में याद रखिए एक वर्ड आता है चुनाव। इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव या इलेक्शन शब्द की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम से ही भारत में एक अप्रत्यक्ष चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुआ था किस अधिनियम के तहत, तो 1892 में ही। लेकिन इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द की चर्चा नहीं की गई थी और यह कहा गया था कि एक चीज और यहां याद रखेंगे कि प्रांत का जो मुखिया हुआ करता था उसे एलजी कहा जाता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल भी आप कह सकते हैं। तो इस एलजी जो होगा वो कुछ लोगों को नॉमिनेट करके इस परिषद में भेजेगा और वायसराय कुछ लोगों को जो कि नॉन ऑफिशियल होंगे उन्हें इस परिषद में भेजेगा। और इनको फुल पावर नहीं दिया गया था कि एलजी या जो वायसराय होगा केवल यही लोगों को नॉमिनेट नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए यदि केंद्रीय विधान परिषद में किसी को नॉमिनेट करना है तो वायसराय एलजी अर्थात प्रांतीय विधान परिषद से या राज्य के कुछ अधिकारियों से सलाह लेकर के नॉमिनेट कर सकते थे। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला था कि भारत में माना गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव आंशिक तौर पर प्रारंभ हो गया था। तो 1892 का अधिनियम में एक ही बेस याद रखिएगा, और बेस क्या होगा, तो बेस होगा भारतीयों का सहयोग जो कि सीएलसी और पीएलसी में संख्या बढ़ाकर लेने का प्रयास किया गया। दूसरा, आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड में नहीं बल्कि भारत में भी होगी, यह प्रयास। तीसरा, भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला और मत देने का अधिकार अभी भी नहीं मिला था भारतीयों को। और चौथा, कि भारत में ऐसा माना जाता है कि इस अधिनियम के पश्चात ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन या चुनाव की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से भारतीयों का सहयोग लेने के ऊपर यह सारा आधारित था। और भारतीयों का सहयोग इसलिए कि आप याद रखेंगे कि 1892 के 7 साल पहले 1885 दिन होगा 28 दिसंबर, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना और लॉर्ड रिपन के द्वारा एक बिल लाया गया था जिसका नाम था इलबर्ट बिल। बहुत बार पूछा गया कि इलबर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, याद रखेंगे आप लोग। तो रिपन के द्वारा जो इलबर्ट बिल लाया गया था, इस बिल में कहा गया था कि भारतीयों को भी जज बनने का मौका मिलना चाहिए, जिसका इंग्लैंड में विरोध हुआ और यह बिल पारित नहीं हो पाया था। तो इलबर्ट बिल भारतीयों के नजर से अच्छा काम था और यह किसके द्वारा किया गया था, तो रिपन के द्वारा। तो इलबर्ट बिल और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारतीयों का ऐसा लगा या अंग्रेजों का ऐसा लगा कि बिना भारतीयों के सहयोग से हम अब देश में शासन नहीं कर सकते हैं, और इसी के आधार पर याद रखेंगे 1892 का अधिनियम हमारा लाया गया था। यदि 1892 याद ना हो तो इसके एक साल आप आगे बढ़ जाए, 1893 शायद कुछ याद आ जाए आपको। 1893 का साल, तो 92 के अधिनियम से आप देखेंगे तो 1893 दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो 100 साल पीछे चले जाइए आप इसके, तो 1793 होगा, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के 20 साल बाद यह एक्ट लाया गया था। और आपको याद होगा तो भारत का पहला चार्टर एक्ट था 1793, और 1793 के ठीक 100 साल बाद 1893 आता है। और 1893 में आप याद करेंगे तो इंडिया से दो महान लोग बाहर जाएंगे, एक गांधी जी और दूसरा विवेकानंद। गांधी जी और विवेकानंद जाएंगे, याद रखिएगा। कहां कहां जाएंगे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाएंगे केस लड़ने, और विवेकानंद अमेरिका का शिकागो जाएंगे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। और 1893 में आप याद रखेंगे तो एक
महिला होंगी जो भारत आएंगी और इनका नाम होगा एनी बेसेंट। तो 1893 जो कि 1892 के अधिनियम के ठीक एक साल बाद है, याद रखेंगे। तो 1893 में दो लोग इंडिया से बाहर गए थे। गांधी जी अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए अब्दुल्ला का, और विवेकानंद गए थे शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और इसी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात याद रखेंगे एनी बेसेंट भी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ली थी। और उस सम्मेलन में भाग लेने के बाद एनी बेसेंट 1893 में इंडिया आई थी। और आगे चलकर एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इंडिया में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करेगी एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तो यह अधिनियम रहा 1858 का, 61 का, 73, 1876 और 1892 का। अब इसमें से 1876 के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जीके हैं जिनकी चर्चा हम लोग आज ही कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें एक बार। 1876 में एक वर्ड लाया गया था कि महारानी को शाही उपाधि नियम कहा गया था। आप याद रखेंगे इसे, शाही उपाधि अधिनियम। यहां से एक महत्वपूर्ण जी यह निकल बैठता है कि शाही उपाधि अर्थात टाइटल देना, कि महारानी घोषित करने की परंपरा हुआ करती थी कि इंग्लैंड के राजा या रानी, या आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के सम्राट, एक वर्ड आएगा आपको, या साम्राज्ञी, ये दो वर्ड आप याद रखेंगे। या आम भाषा में कहा जाए तो राजा या रानी, इंपेरर और इंप्रेस। इंग्लैंड के राजा या रानी या सम्राट या साम्राज्ञी को, ये ध्यान रखें कि ये इंग्लैंड में अलग इनको उपनाम दिया जाता था, और भारत का सम्राट या भारत की साम्राज्ञी के लिए इंडिया में कुछ दरबार लगाया जाता था, और इसी को नाम दिया गया है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार क्यों लगाया जाता तो याद रखिएगा, क्यों लगाया गया था तो दिल्ली दरबार इसलिए लगाया गया था कि इंग्लैंड के जो सम्राट या साम्राज्ञी या राजा या रानी हुआ करती थी, उस वक्त उन्हें भारत का सम्राट या सामग्री घोषित करने के लिए भारत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता था। और यह दिल्ली दरबार कुल कितनी बार लगाया गया तो याद रखेंगे कि दिल्ली दरबार को कुल 3 बार लगाया गया है। और प्रश्न पूछा जाता है आपसे बहुतों बार, तो पहला दिल्ली दरबार कब लगाया गया पूछे आपसे, तो याद रखेंगे शाही उपाधि अधिनियम के ठीक अगले साल जनवरी का महीना था, तो जनवरी 1877 में यह लगाया गया था। दूसरा याद करेंगे 26 साल बाद 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। और तीसरा दिल्ली दरबार याद रखेंगे आप लोग 1911। 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, और इनके ऊपर बहुत सारा सवाल बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग इन तीनों ही दिल्ली दरबार को आज खत्म कर लेंगे। तो जो सवाल पूछता है कि दिल्ली दरबार क्यों लगा, तो सम्राट उस वक्त के जो भी होंगे या जो साम्राज्ञी होगी उन्हें भारत का सम्राट या साम्राज्ञी घोषित करने के लिए लगाया गया। तो सवाल यही पूछ देगा आपसे कि 1877 में ब्रिटेन की महारानी या महाराजा कौन थे, तो आपको तो नाम याद करना ही नहीं पड़ेगा। नाम क्या होगा, तो नाम होगा महारानी विक्टोरिया। इसके ठीक 1 साल पहले अधिनियम लाया गया, और इसमें इनको इंडिया में दरबार लगाकर घोषित किया जाएगा। तो महारानी विक्टोरिया, जिनका आपको शासनकाल याद होगा 1837 से 1901, यह हो गया। अब आते हैं 1903 में जो दरबार लगाया गया था, यह किसके लिए लगाया गया था, फिर क्या नाम पूछेगा, तो महाराजा का नाम पूछेगा। और पुनः 1911 में फिर सवाल बनेगा आपसे कि 1911 में कौन था, तो पहले हम 1877 का याद करते हैं। तो एक तो महाराजा या महारानी का नाम पूछेगा, दूसरा कि उस वक्त वायसराय कौन हुआ करते थे, वायसराय। तो आपको भी याद होगा लॉर्ड
लीटर। और इनका जो शासन काल या कार्यकाल कहा जाए 1876 से 1880, याद रखिएगा। तो 2 साल हो गए कि पहला दिल्ली दरबार कब लगा, 1877 में। किसको साम्राज्ञी घोषित करने के लिए, तो महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया, तो यह भी सवाल पूछता है। तो यहां पे 2 चीज याद रखेगा आप लोग यहां से। एक तो इनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, और दूसरा इन्हें एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम था कैसर ए हिंद। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कैसर ए हिंद की उपाधि और भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1877 में, और उस वक्त लॉर्ड का नाम क्या था, लॉर्ड लीटन। और यह भारतीयों के लिए काफी आक्रोश भरा मामला था। क्यों कि इस वक्त दक्षिण भारत में अकाल पड़ा हुआ था। तो भारतीयों को यह लगा कि हम भूख से मर रहे हैं, और दिल्ली में दरबार लगाकर भारतीयों का पैसा खर्च किया जा रहा है, पानी की तरफ बहाया जा रहा है। तो इस कहने के प्रथम दिल्ली दरबार का भी भारतीयों में आक्रोश भरने में बहुत बड़ा हाथ रहा था। अब आता है कि 1903 में दिल्ली दरबार लगा। तो फिर सवाल है कि महाराजा यानी कि राजा या रानी का नाम कौन क्या था, और 11 में राजा रानी का नाम क्या था। तो यदि आपको पता हो तो कमेंट करके आप बताएं कि यहाँ पर रानी का नाम क्या होगा या राजा का नाम क्या होगा। ऐसे बता दें कि यहाँ पे राजा ही थे, रानी नहीं थे, और यहाँ भी राजा ही होंगे। तो यदि आपको पता हो तो दोनों इस समय राजा का नाम बताए। और यहां फिर पूछ देगा आपसे वायसराय, और यहां पूछेगा आपसे कि वायसराय कौन था। इन तीनों ही दिल्ली दरबार में याद रखिएगा सबसे भव्य दरबार था 1903 का। ये कहा जाता है कि लगभग 2 सप्ताह तक चला था, और इसमें जो भी लॉर्ड रहा होगा 1903 के 2 साल बाद आप आगे बढ़ेंगे तो शायद वायसराय का नाम आपको मिल जाएगा। 1903 के 2 साल बाद आप बढ़िए तो दिन होगा 16 अक्टूबर और साल होगा 1905। घटना याद आ जाएगी। और यदि हो तो 1885 से भी कनेक्ट कर दीजिए आप उसको। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना का 20 साल पूरा हुआ है, और यह उदारवादी का दौर है। और 1905 में ही उदारवादियों का दौर खत्म होगा, क्योंकि 1905 में जो भी लॉर्ड रहा होगा उसके द्वारा एक ऐसा कुकृत्य किया जाएगा जिसके बाद उदारवादी का समय खत्म हो जाएगा, और कहा जाता है कि उग्रवादियों का दौर आएगा भारत में, या क्रांतिकारियों का दौर आएगा। तो हिंट मिल गया होगा वायसराय कौन। और दिल्ली दरबार में जो भी यहाँ पर काम किया गया 1905 में इसी को खत्म करने के लिए यहाँ पे दरबार लगाया गया था। तो देखते हैं कमेंट में आप लोग का जवाब। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वाह वाह। अमन का आंसर आ रहा है शिकागो सम्मेलन, सही है। विवेकानंद एनी बेसेंट सही है। अच्छा एनी बेसेंट पे जी के सही है कि अब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा हैं। विशाल सिंह थैंक्स सर, थैंक यू आपका भी। लॉर्ड डफरिन, एम राजवीर किसका लॉर्ड डफरिन, अब नहीं लॉर्ड डफरिन तो कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ रहा है इसमें। बल्लू का है, ठीक है बल्लू आपका आंसर। अंजलि का सही है। 90 दलाई लामा का आंसर आ रहा है, वाह दलाई लामा भी जुड़ गए हमसे, बहुत अच्छा। तो दलाई लामा से एक सवाल आपके लिए बनता है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दलाई लामा को भारत ने शरण कब दी है। और इसी से चीन भारत से हमेशा खपा रहता है कि दलाई लामा को भारत में हम लोगों ने शरण दे रखी थी। और यदि दलाई लामा को कब शरण दिया गया आप साल ढूंढेंगे तो हिंट देते हैं आपको कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत जिस वर्ष हुई थी उसी साल याद रखेंगे कि दलाई लामा को भारत ने शरण दिया था, और तब से लेकर आज तक दलाई लामा भारत में ही रह रहे हैं। 1911 में तो ठीक है, राजा का तो नाम सही आ रहा है। अंजलि का ठीक है, इरशाद आलम का भी ठीक है, एम राजवीर का भी आंसर सही आ गया है। सुल्तान खान, चलिए महारानी का नाम तो सही बताना सुल्तान खान जी। मनोज जी करें प्रणाम भैया, खुश रहिए मनोज। सुल्तान
वाह, सुल्तान खान का आंसर आ गया सही। दलाई लामा का आंसर आ गया, बट 100 साल पीछे है अंजलि। आंसर सही है आपका, किंतु आप 100 साल पीछे हैं। चलिए, दलाई लामा को जो भारत ने शरण दी थी, याद रखेंगे, वो था 1959 में, 1959 में दिया गया था। और इसी का गुस्सा था कि 3 साल बाद निकला था, याद रखिएगा, 1962 के तौर पर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसी दलाई लामा को शरण देने का कहने की गुस्सा था, आप कह सकते हैं। और 1959 में आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि 2 अक्टूबर के दिन नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में हुई थी। अब आपका मामला कि 1903 में राजा का नाम क्या था और वायसराय, तो एक का तो आंसर आ चुका था, सही है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, एडवर्ड। और एडवर्ड कौन, तो सेवन, याद रखेगा आप लोग कि एडवर्ड सेवन उस वक्त राजा हुआ करते थे। और वायसराय को थोड़ा नीचे लेते हैं कि कार्यकाल बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो वायसराय बिल्कुल सही पहचाना कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को बांटने वाले लॉर्ड कर्जन थे। तो द्वितीय दिल्ली दरबार में एडवर्ड, और याद रखेंगे यही से एक सवाल और है कि एडवर्ड और इनकी वाइफ, एडवर्ड को सम्राट और इनकी पत्नी को साम्राज्ञी घोषित करने के लिए, तो एलेक्जेंड्रा नाम था इनकी वाइफ का, एलेक्जेंड्रा। तो एडवर्ड सेवन और एलेक्जेंड्रा के लिए दरबार लगाया गया था, द्वितीय दिल्ली दरबार। और उस वक्त लॉर्ड कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आप याद ही कर लें, तो इनका कार्यकाल था 1899 से 1905, 1905 तक इनका कार्यकाल था, अर्थात बंगाल विभाजन तक था। और यहाँ पर एडवर्ड सेवन का भी कार्यकाल आप याद कर लेंगे, अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, याद हम करा देंगे आपको। अब आते हैं तृतीय दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा था। तो 1911 में जब दरबार लगाया गया, तो राजा का नाम तो बड़ा फेमस है, जॉर्ज पंचम फिफ्थ। और इनकी पत्नी, पुनः बताया कि यदि राजा आते थे तो रानी भी साथ में हुआ करती थी, ऐसा माना जाता था। तो जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी का नाम था महारानी मैरी। तो जॉर्ज पंचम और मैरी भारत में, इन्हीं को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित करना था तृतीय दिल्ली दरबार में। और वायसराय का उस नाम था हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा आप लोग, हार्डिंग द्वितीय। और हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल याद रखिए 1910 से 1916 है हार्डिंग द्वितीय का। तो पूछ ले आपसे क्या क्या पूछेगा सवाल कि तृतीय दिल्ली दरबार कब लगा, 1911 में। उस वक्त गवर्नर वायसराय कौन था, हार्डिंग द्वितीय। और राजा कौन थे, तो राजा जॉर्ज और मैरी। अब इन तीनों दिल्ली दरबार में देखिए कि अंतर क्या है। पहला जो 2 दरबार लगा, ये केवल याद करेंगे, केवल एक आधिकारिक घटना थी, केवल मात्र यह आधिकारिक घटना, इसलिए कि ना प्रथम दिल्ली दरबार और ना ही द्वितीय दिल्ली दरबार में ना ही सम्राट और ना ही साम्राज्ञी भारत आई थी, याद रखेंगे। यह दिल्ली दरबार बहुत ज्यादा रोचक नहीं था, लेकिन 1903 का दिल्ली दरबार था, उसमें काफी पैसा खर्च किया था कर्जन ने, और ऐसा उम्मीद किया था कि महाराजा आएंगे और हमसे काफी खुश होंगे। लेकिन लॉर्ड कर्जन को तब निराशा लगी जब उस वक्त राजा एडवर्ड सेवन ना आकर के अपने भाई को, कनाट साहब को भेज दिया था भारत में। तो वो लॉर्ड कर्जन काफी नाराज तो नहीं कहा जाए, बट काफी उदास जरूर हुआ था एडवर्ड सेवन के नहीं आने से। तो एक दरबार केवल लगाया गया, उस दरबार में महारानी विक्टोरिया को और द्वितीय दिल्ली दरबार में इनको केवल घोषणा कर दिया गया कि ये भारत के राजा या रानी हैं, बस। तो मूलतः जो राजा और रानी भारत में आए थे वो केवल तृतीय दरबार में ही मूलतः यह भारत आए थे, जॉर्ज पंचम और मैरी। और कब आए थे, तो 1911 में, महीना था दिसंबर का। और पहला दिल्ली दरबार जो लगा था वो जनवरी में लगा था, याद करिए 1 जनवरी को ही, और ये 12 दिसंबर था। तो दिसंबर के महीने में दिल्ली दरबार लगाया गया। तो इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम की तरफ से 2 घोषणा की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। एक घोषणा की राजधानी चेंज करने की, कि भारत की राजधानी अब कोलकाता ना होकर अब नई दिल्ली हो जाएगी, ऐसा दिल्ली हो जाएगी, सॉरी। तो भारत की राजधानी दिल्ली किया गया घोषणा। और दूसरा घोषणा था कि जो बंगाल का जो विभाजन किया गया था,
उसे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, याद रखिएगा आप लोग। तो दिल्ली दरबार में दो प्रमुख घोषणा हुआ था 1911 में, और इन दोनों ही घोषणाओं को लागू किया गया था 1912 में। अब यहां एक चीज और याद कर ले हम लोग, तो जो एडवर्ड सेवन थे, आप यहां देख रहे होंगे कि बानर विक्टोरिया 1901 तक थी, तो एडवर्ड सेवन याद रखिएगा 1901 से लेकर 1910 तक थे इंग्लैंड के राजा, 1901 से 10। और जॉर्ज पंचम 10 के बाद होंगे, आप याद कीजिएगा। तो जॉर्ज पंचम का कार्यकाल यदि आपको याद रखना है तो यह होगा 1910 से लेकर 1936। तो इससे आपको फायदा क्या हो जाए कि आपसे कल पूछ लेता है कि 10 से 36 के बीच में कोई भी घटना दे और पूछे कि उस वक्त इंग्लैंड के राजा का नाम तो जॉर्ज पंचम ही होगा। पुनः महारानी विक्टोरिया 1837 से 1901 तक, 1901 से 10 तक एडवर्ड सेवन, और 1910 से 36 तक जॉर्ज पंचम थे। और यदि आगे और याद रखना हो आपको तो यहां से और कुछ पॉइंट ऐड कर देते हैं। तो 36 याद कीजिएगा कि 1936 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, 36 में केवल एक साल के लिए याद रखिएगा एडवर्ड सेवन के बाद वाले का नाम क्या होगा, एडवर्ड 8 होगा। एडवर्ड 8 का कार्यकाल हो गया 36 में। और पुनः याद रखिए कि 1936 दिसंबर के महीना से 36 से लेकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने तक, अर्थात संसद के लागू होने तक 52 तक राजा पूछिए आपसे, तो यहां जॉर्ज पंचम है, तो इनके बाद क्या होगा, जॉर्ज 6 हो जाएगा। और 1952 से लेकर अभी तक, अब तक पूछे ब्रिटेन की महारानी का नाम, तो आपको क्या बताना है, इनका नाम है एलिजाबेथ द्वितीय। जो एलिजाबेथ द्वितीय याद रखिएगा आप लोग कि एडवर्ड की बेटी है। तो एलिजाबेथ द्वितीय थी, अभी फिलहाल याद रखिएगा। ये कब से, 1952 से है। तो एक सवाल आपसे पूछा गया था कि इंग्लैंड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली महारानी कौन है, तो एलिजाबेथ द्वितीय का नाम याद रखिएगा। तो एक महारानी होगी विक्टोरिया जो कि 64 साल तक रही, और 2015 में इनके रिकॉर्ड को एलिजाबेथ द्वितीय ने भी क्या क्या तोड़ दिया। और फिलहाल इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो एक सवाल और याद कर ले यहीं पर, जब एलिजाबेथ द्वितीय आ ही गई है तो एलिजाबेथ प्रथम का कार्यकाल भी याद कर लिया जाए, बहुत बार पूछा जाता है। तो एलिजाबेथ प्रथम का कार्यकाल याद करना बड़ा आसान है। इनके कार्यकाल को याद करने के लिए अकबर का कार्यकाल हमें याद हो जाए या शासनकाल याद हो जाए, तो एलिजाबेथ प्रथम का कार्यकाल या शासनकाल याद हो जाएगा। और याद है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनाई गई थी। और सवाल बहुत बार पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाते समय इंग्लैंड की महारानी का नाम क्या है, तो एलिजाबेथ प्रथम। और मुगल शासक का नाम क्या है, तो अकबर। तो अकबर का शासनकाल जो कि मुगलों में सर्वाधिक समय तक शासनकाल अकबर और औरंगजेब का था, 49 सालों का था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, और 49 साल तक अकबर गद्दी पर रहा। तो 1605 तक अकबर गद्दी पर आते, याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई इसके 30 साल बाद हुई थी, अर्थात पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई के 30 साल बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और अकबर गद्दी पर बैठ गया हेमू को हराकर। और 56 से 49 साल तक याद रखिएगा कि अकबर शासन किया, और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर का शासन काल, चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय यहाँ का जो मुगल सम्राट था अकबर, और इस कंपनी के समय महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम, तो इसी से हम लोग निकालेंगे ट्रिक। तो अकबर का शासनकाल 49 सालों का रहा, और इनका शासनकाल अकबर के शासनकाल से 4 साल कम रहा। तो 4 साल कैसे कम रहा, तो अकबर के गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद यह गद्दी पर बैठी, याद रखिएगा 2 साल बाद। तो 56 में अकबर बैठा, तो 2 साल बाद क्या होगा, 1558 होगा। 1558 होगा।
और अकबर के मरने के 2 साल पहले इनका देहांत हो गया था। तो 1605 के 2 साल पहले 1603 होता है। अर्थात याद हो जाएगा आपको कि कंपनी के का जो गठन हुआ था, तो कंपनी के गठन के ठीक 3 साल बाद एलिजाबेथ प्रथम का देहांत हो गया था। तो इस तरह से इंग्लैंड में एक विक्टोरिया का नाम आप याद रखिएगा कि इनका शासनकाल महारानी विक्टोरिया प्रथम, सॉरी पहले इनका याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल क्या रहा, तो 1558 से 1603। दूसरा महारानी विक्टोरिया का याद रखिएगा आप लोग, 1837 से 1901। तीसरा एडवर्ड 7 1901 से 10, लगातार है यह। चौथा जॉर्ज पंचम 10 से 36। और पुनः पांचवा एडवर्ड 7 के बाद एडवर्ड 8 जो 36 केवल 1 साल तक रहे। छठा जॉर्ज पंचम के बाद जॉर्ज 6 जो 36 से 1952 तक रहे, संसद के गठन तक याद रखेंगे। और सातवां 1952 से अब तक एलिजाबेथ द्वितीय बनी हुई है। इन 7 महाराजा या महारानी का नाम यदि हम याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को हम इनके सारे हल कर लेंगे। जैसे कि पहला दिल्ली दरबार किसके समय लगा, तो लॉर्ड लिटन के समय। महारानी को विक्टोरिया। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा था, एडवर्ड 7 और अलेक्जेंड्रा के लिए लगा था, किंतु ना ये आई थी और ना ये भारत में आई थी। तो जॉर्ज पंचम और मैरी 1911 में वास्तविक रूप में भारत आए थे और दिल्ली जो दरबार लगा उसमें इनको भारत का राजा और रानी घोषित किया गया। और यहीं से एक जीके निकल बैठता है, और कि जब कोई भी बड़ा अधिकारी आता है तो छोटा अधिकारी हमेशा चाहता है कि कुछ ऐसा करे जिससे बड़ा अधिकारी हमसे काफी खुश हो जाए। और इसी खुश करने के लिए 1911 में याद रखेंगे हार्डिंग द्वितीय ने एक कार्डबोर्ड का डिजाइन दिखाया था इनको, जॉर्ज पंचम साहब को। जॉर्ज पंचम साहब को बोला था कि सर आप जिस रास्ते से भारत में प्रवेश किए हैं, हम उस रास्ते को एक यादगार बनाना चाहते हैं, और उसका एक डिजाइन दिखाया गया इनको, गेटवे ऑफ इंडिया का याद रखेगा आप लोग। गेटवे ऑफ इंडिया पे एक जीके निकल जाएगा यहां से कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां है। तो चूंकि मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इसी मुंबई के रास्ते जॉर्ज पंचम उनकी पत्नी भारत आई थी, तो इस दिल्ली दरबार में कार्डबोर्ड का डिजाइन दिखाया गया कि हम ऐसा एक गेट बनाना चाहते हैं। आपकी याद में याद रखिएगा आप लोग, एक हम गेट बनाना चाहते हैं मुंबई में, और इसी गेट को नाम दिया था गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछते कि गेटवे ऑफ इंडिया कब बना, तो याद करेंगे 1911 में डिजाइन दिखाया गया था। 2 सालों के बाद 1913 में यह बनना स्टार्ट हुआ था, तो इसकी आधारशिला की शुरुआत 1913 में रखी गई, और 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ था। 3 साल याद रखेंगे। इस दरबार में एक कार्डबोर्ड का डिजाइन दिखाया गया, और यहाँ 1911 में 13 में बनना प्रारंभ हुआ और 24 में बनकर तैयार हो गया। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 11 या 24 के ऑप्शन में देगा। जो ऑप्शन में दे आप ये कर लेंगे। 13 प्राय नहीं ही देता, याद रखिएगा। अब एक सवाल और पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइनर का नाम पूछ लेता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइनर था, उसका नाम था जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट था, और यह गेटवे ऑफ इंडिया की जो ऊंचाई है 26 मीटर लगभग, अर्थात कहा जाए तो लगभग 85 फीट के बराबर इसकी ऊंचाई है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया, तो जॉर्ज पंचम और जॉर्ज मैरी के आगमन के अर्थात स्वागत के लिए ये बनाने का एक डिजाइन दिया गया था 11 में। 1911 याद करने का तरीका और होगा कि 11 में दिल्ली दरबार भी लगा और गेटवे ऑफ इंडिया बनने के लिए तैयार भी हुआ। तो 11 में एक चीज और याद कर लीजिएगा कि एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। यदि आपसे पूछे कि उत्तरी ध्रुव की खोज कब हुई थी अर्थात नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल खोजा गया तो 1909 में, याद रखिएगा 9 से नॉर्थ 9 से 9। और दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई थी, तो ये 1911 ही होगा, याद रखिएगा। दिल्ली दरबार का समय होगा। किसके द्वारा, तो दक्षिणी ध्रुव एमंड सेन के द्वारा खोजा गया था।
एमंडसेन के द्वारा 1911 में दक्षिणी ध्रुव की खोज की गई थी और 1909 में नाम था इनका रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी, आप याद रखिएगा। तो 1909 और 1911 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो आज लगभग हम लोग 500 प्लस जीके के ऊपर आज हम लोगों ने चर्चा की। अब जो अगला क्लास मेरा होगा मंगलवार को होगा, तो मंगलवार को हम लोग स्टार्ट करेंगे 1909 का अधिनियम और इसके आगे का जो भी अधिनियम हो पाएगा। तो आप लोग का जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आप लोग के लिए होमवर्क भी होगा कि 1909 का जो अधिनियम लाया गया था वह किस समिति की सलाह पर लाया गया था, यही आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए। आप खोज कर कमेंट करेंगे या पढ़कर तैयार रखेंगे कि 1909 का अधिनियम किस समिति की सलाह पर लाया जाएगा और आगे का क्या बदलाव होगा, हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कहकर हमें लिख कर बता दें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। गुड नाइट।